Good morning to today all my friends. Today we started कक्षा now हिंदी कृतिका के बुके पार्ट नंबर 3 रीढ़ की हड्डी। ये आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, चैप्टर का नाम रीढ़ की हड्डी है। इसकी लेखिका मतलब लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1। राम स्वरूप और राम गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है? उत्तर नंबर फर्स्ट। यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह अपने बीते हुए समय की याद करता है तथा उसे ही सही उहराता है, परंतु बीते हुए समय की तुलना वर्तमान समय से करना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि हर एक समय अपनी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सही होता है। यूं भी हर जमाने की अपनी स्थितियां होती है। जमाना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। प्रश्न नंबर 2। रामस्वरूप का अपनी बेटी के उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किसी व्यवस्था को उजागर करता है? उत्तर नंबर 2। आधुनिक समाज के सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपने बेटी के भविष्य के लिए खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। उपयुक्त बात उनकी इस विशेषता को उजागर करता है। प्रश्न नंबर 3। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे उचित क्यों नहीं है? उत्तर नंबर 3। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार का व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं सरासर गलत है। एक तो अपनी पढ़ी लिखी लड़की से कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं। सुंदरता को और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग। नीचे करते हैं हम स्टार्ट। इसको नीचे चाहिए करने के लिए कहते हैं जो अनुचित है। साथ ही वह भी चाहते हैं कि उमा वैसे ही उच्चारण करे जैसे लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल जाता है कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षा होती है ठीक उसी प्रकार लड़की के पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज का समाज में लड़का तथा लड़की के समान दर्जा प्राप्त है। प्रश्न नंबर 4। गोपाल प्रसाद के गोपाल प्रसाद को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी के उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। उत्तर नंबर 4। दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद जी के लिए विवाह, बिजनेस, व्यापार, धंधे
की तरह है। विवाह विवाह की पवित्रता और उसका मूल उसके लिए सौदे से कम नहीं था। वह अपने बेटे का विवाह करवा कर ऐसी पुत्रवधू लाना चाहते थे जो उसकी इशारों पर चले। वे सौदा करने से पहले जांच पड़ताल कर तलाशी कर लेना चाहते थे कि सौदा सही भी है या नहीं। उनके लिए वस्तु और लड़की में कोई अंतर नहीं था। दूसरी तरफ रामस्वरूप जी अपनी पुत्री की उच्च शिक्षा प्राप्त करवाते हैं। उन्हें इस बात से गर्व भी है, परंतु उसके विवाह के लिए उसकी शिक्षा को छिपाने की कोशिश करते हैं। माना इन सब में उनकी मजबूरी है, परंतु यह परंतु सॉरी तो दोस्तों हम खाते, परंतु यह तथ्य श्री नहीं लगता कि ऐसे घर में अपनी शिक्षित लड़की का हाथ सौंपने की तैयार हो गए, जहां उनकी पुत्री वह उसकी शिक्षा का मूल न हो। इस तरह वह स्वयं समाज को बदलना और बाद में अपने स्वार्थ हेतु या मजबूरी से उसकी संस्करणा में शामिल होना पूर्ण रूप से गलत है और उस पर झूठ बोलना बिल्कुल तत्संग नहीं लगता। प्रश्न नंबर 5, आप अब लाडले बेटे के की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के लिए माध्यम से शंकर किन कमियों की ओर संकेत कराना चाहती है? उत्तर नंबर 5, उपयुक्त कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्न कमी की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। शंकर का चरित्र अच्छा नहीं है। लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटते हुए वह पकड़ा जा चुका है। उसका अपना निजी कोई व्यक्तित्व नहीं है। वह अपने पिता से पीछे चलने वाला बेचारा जीव है, जैसे कहा जाता है वैसे ही करता है। वह शारीरिक रूप से संपन्न नहीं है। वह शरीर से कमजोर, झुककर तथा उससे तन कर भी बैठा भी नहीं जाता। प्रश्न नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसे लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर नंबर 6, समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे द्रोही मानसिकता रखने वाली, लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती है। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा, जो आत्मविश्वास से भरी तथा निडर हो। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए निरुपयोगी। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते। प्रश्न नंबर 7, रीढ़ की हड्डी शिक्षक क्षमता स्पष्ट कीजिए। यह शिक्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शब्द में समाज की सीढ़ी गली मानसिकता को व्यतीत किया गया है तथा उस पर
प्रहार किया है, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वहीं उसको सीधा रखने में मदद करता है। उसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण शरीर हर कार्य करने में सक्षम है। व्यायाम के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसे इस तरह समय के अनुसार पुरानी रीतियों को और परंपराओं का बदलना आवश्यक है। यह समय की मांग होती है जब यह रीतियों या परंपराएं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगे तो वे विकार बन जाती है। यह एकांकी समाज में व्याप्त इन विकारों पर कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़कों से भी यह तात्पर्य है बिना रीढ़ का इस प्रकार के लोगों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता और न ही इनका कोई चरित्र होता। यह सारी उम्र दूसरों के इशारों पर ही चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर सिवाय बोझ के कुछ नहीं होते। इसलिए उमा से बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। प्रश्न नंबर 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसी एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर नंबर 8, इस कहानी में कई पात्र हैं, परंतु सबका श्रेष्ठ पात्र बनकर जो उभरता है वह उमा ही है। उमा की उपस्थिति भले थोड़े समय के लिए थी, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 9, एकांकी का आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्र विशेषता बताइए। उत्तर नंबर 9, रामस्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जी की चारित्र विशेषता इस प्रकार है। रामस्वरूप एक स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति है। वे औरतों की शिक्षा में पक्षपाती हैं, इसलिए अपनी पुत्री को भी पुत्र के समान उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। वे एक स्नेही पिता हैं। रामस्वरूप जी अपनी पुत्री से बड़ा स्नेह करते हैं, इसलिए उसके भविष्य की चिंता उन्होंने सताई रहती है और इस कारणवश वह अपनी पुत्री की शिक्षा भी लड़के वालों के आगे छिपा जाते हैं। रामस्वरूप जी समझदार व्यक्ति हैं। वे कई जगह गोपाल प्रसाद जी की गलत बातों का जवाब भी समझदारी पूर्वक देते हैं। गोपाल प्रसाद का रोबदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वकालत में होने के कारण अभिमान उनके व्यक्तित्व पर टपकता है। गोपाल जी एक हंसमुख प्रवृत्ति के इंसान है। बात बात पर मजाक करना उनका स्वभाव है। गोपाल प्रसाद जी एक चतुर व्यक्ति हैं, इसलिए अपने बीमार वह चरित्रहीन बेटे के लिए एक कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, ताकि वो कभी उसके सम्मुख आवाज न उठा सके। उत्तर प्रश्न नंबर 10,
इस एकांकिका के उद्देश्य है, लिखिए। उत्तर नंबर 10, रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी। इस एकांकी के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, यह एकांकी स्त्री पुरुष समानता की रक्षाकर है। दूसरा, लड़कियां के विवाह के आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना। थर्ड, बेटियों के विवाह के समय माता पिता की परेशानियों को उजागर करना। फोर्थ, स्त्री शिक्षा के प्रति दृढ़ मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करना। 5, स्त्री को भी अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देना। प्रश्न नंबर 11, समाज में महिला को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर नंबर 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, स्त्री शिक्षा में हमें योगदान देना चाहिए। दूसरा, अपने समय की महान एवं दुष्यशी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। थर्ड, उसके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। मीडिया आदि द्वारा उसका अस्तित्व की गंभीरता बनी रहे, यह ध्यान रखना चाहिए। अश्लील चरित्र आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आप ये 5 भी लिख सकते हैं या पूरे 8 भी लिख सकते हैं। आपको जितने लिखने हैं, ये तो 5 भी सही होते हैं। लड़के और लड़की को समान अधिकार मिलना चाहिए। मैं 8 लिख देता हूँ। 6, हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। 7, महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। 8, महिलाओं को अपनी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने को प्रोत्साहन देना चाहिए। मेड बाय मोहित कुमार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। आप इस वीडियो को आगे से पहुँचाया जाए। आपको कोई भी वीडियो चाहिए मेरे चैनल पे अवेलेबल, तो अभी SST और हिंदी की है। सो लेट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।